गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोला था, अब वो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से आपने लिखे होंगे, इसको क्या कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। 10 रह गया, वो मेरे इस पीपीटी में यहाँ पे है नहीं, तो मैं करा दूंगा, उसको कल करा लेंगे। ठीक है, तो आप अभी कौन से नंबर पे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 पे। आई नो क्वेश्चन नंबर 10 इज पेंडिंग। हो सकता है लेटेस्ट अटेम्प्ट का कुछ मैंने ऐड कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, वो एग्जाम में वैसे ही आता है बेटा। अगर आप, मैंने जितने क्वेश्चन लॉस ऑफ स्टॉक के जब कल शायद खत्म हो हमारा, उसके बाद आप कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लेना, कोई भी अटेम्प्ट का आप ऐसे रखना और रैंडमली कोई भी उठा लेना, और वो हमारे क्वेश्चन में से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द फॉलोइंग ascertain the value of stock as on 31st March 2012, स्टॉक एज ऑन 1st of April 2011। पहली चीज उसने पूछा क्या है हम लोगों को बेटा, उसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी थी 31 मार्च 2012 को। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना अपने को, मतलब जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते उसमें अपने को क्या निकालना रहेगा बेटा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ बस फायर। ठीक है, स्टॉक एज ऑन 1/4/2011, ये क्या चीज है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस मैंने इसलिए यहाँ पे कवर करा कि एग्जाम का तो है ही है, लेकिन ये 3 आइटम बताइए बेटा मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये कहाँ जाते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्यों दिया आपको? कंफ्यूज करने, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस ये उसको डालना था। तो ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, ये आप आपके नोट्स में इस तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस go to profit and loss account। ठीक है, विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर सेल्स दिया है बेटा हम लोगों को, जैसे ये मैं लिखता हूं, जब बुक कागज इनके जैसे लिखते जाओ तो बेटा जरूर लिखना, जब रिवीजन के वक्त हेल्प करता है। नाउ सेल्स तो हमारा ट्रेडिंग में आएगा। उसके बाद कहते हैं एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31st March 2011 a sum of ₹3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for ₹10,000। तो आपने क्या किए थे बेटा यहाँ पे, इसमें एबनॉर्मल आइटम आ गया। तो अब बताओ मेरे को मेमोरेंडम ट्रेडिंग कैसा बनेगा, नॉर्मल वाला कि वो एबनॉर्मल वाला? सही। तो बेटा उसमें से देखो क्या कह रहे हो, ये 10,000 का एबनॉर्मल आइटम टोटल था। लास्ट ईयर आपने क्या करे थे बेटा, राइट ऑफ करे थे 3,500। क्या मतलब होता है बच्चों? 3,500 से कम लिखे थे, यस और नो? ठीक है, तो उसको भी ऐड बैक करके अपन क्या कर देंगे, फुल कॉस्ट पे ला देंगे। अब सब पता ही है आप लोग को, एबनॉर्मल अलग और फिर नॉर्मल अलग। ठीक है, एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹9,000। अब इस चीज को अच्छे से समझना बेटा, वो 10,000 रुपए का एबनॉर्मल आइटम था। एबनॉर्मल आइटम कितने का था बेटा? 10,000 रुपए का। ठीक है, अब हमेशा हमने जो भी क्वेश्चन अभी तक के देखे उसमें क्या होता था बच्चों, कुछ सेल हो जाता था एबनॉर्मल आइटम, कुछ क्या रहता था, स्टॉक में रखा हुआ रहता था। तो मैं आपसे कहता हूं कि चलो इसमें कुछ सेल हुआ होगा, तो मगर 10,000 का तो कहते वॉज सोल्ड, इसने क्या हमें ऐसा कहा, ए पोर्शन बोला क्या? आपने देखी जितने भी एबनॉर्मल के क्वेश्चन हमने किए अभी तक, वो क्या कहता था हमसे, ए पोर्शन। यहाँ पे पोर्शन बोला क्या बेटा? नहीं, मतलब पूरा का पूरा बिक गया। तो ये एबनॉर्मल आइटम वो कितने में बिका? 9,000 में। तो कॉस्ट थी उसकी 10,000 रुपए, आपने कितने में बेचे बेटा उसको? 1,000 के लॉस पे। सेल वैल्यू कितनी होगी इसकी? 9,000। हमेशा वो आपको सेल वैल्यू नहीं बताता था, वो आपको लॉस बताता था, तो अपन सेल वैल्यू निकाल लेते थे। कोई बात नहीं, यहाँ पे उसने सेल वैल्यू बताया तो क्या निकाल लिया बेटा? लॉस निकाल लिया। कुछ भी यहाँ पे स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम नहीं है। समझ में आई चीज बेटा? तो इसमें सिर्फ नई क्या चीज थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, बाकी नया नहीं था बेटा। अगर कुछ यहाँ पे न्यू स्टूडेंट अगर है तो कैसा, तो मैं थोड़ा सा स्लो ही बोलूंगा अभी, लेकिन आप जो रेगुलर फर्स्ट डे से आ रहे उनको पता है भी कैसा फ्लो चलो, एकदम स्मूथली करेंगे अभी। लेकिन जिनके बीच में अगर ब्रेक आया बेटा, तो इसके वीडियोस फर्स्ट सेकंड थर्ड डे के यूट्यूब पे अपलोड है, तो वो देख लेंगे वहां पर। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो ही बोलूंगा वैसे, लेकिन अगर किसी का बीच का कोई सेशन मिस है तो आप यूट्यूब पे अपलोड है, देख लेंगे। ये क्लास का है। ठीक है, चलिए, तो अपने को क्या बनाना है, किस रास्ते पे जाना है ये बताइए मेरे को। मतलब शुरुआत कैसे कर रहे हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग, बस वही बनाना है बेटा अपने को, और तो किसी की जरूरत नहीं है। चलिए बना लो बेटा मेमोरेंडम ट्रेडिंग, ये वाला बनेगा हमारा एबनॉर्मल वाला।
हाँ, यहाँ पे बेटा उसने एक्चुअल में डेट ऑफ फायर कुछ बोला ही नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन में डेट ऑफ फायर ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, उसने बोला बस 31 मार्च का स्टॉक बताओ, ठीक है, तो वो सेम चीज है, इसलिए वो फॉर द ईयर एंडेड लिखा हुआ है वो, ठीक है, तो पर्टिकुलर पीरियड नहीं दे, साल भी यहीं खत्म हो रहा है बेटा। ओके शुरू करें, देखेंगे बेटा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले उसने हमको स्टॉक दिया हुआ है, कितना स्टॉक है 28,500, लेकिन उसको रुको पे, मगर उसमें से बेटा पिछले साल 3,500 क्या किए थे, राइट ऑफ। अब अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू ओपनिंग स्टॉक $28,500 add amount written off, ऐड बैक, उसको ऐड बैक करेंगे, अमाउंट रिटर्न ऑफ ऐड बैक 3,500। ओके ये टोटल कितना हो गया 32,000। वैसे अभी आप लिख सकते, अपन ने आगे का क्वेश्चन पढ़ चुके, इसमें से 32,000 में से एबनॉर्मल कितना है बेटा 10,000 रुपए, 10,000। तो आपको ये पता है ना, उल्टा आना है, पहले ये लिखना है बच्चों, फिर ये एबनॉर्मल लिखना, फिर क्या लिखना है, नॉर्मल लिखना है, ठीक है। तो 32 माइनस 10 कितना हो गया 22,000 रुपए। ओके अब बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था, बस वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आइटम था, इसमें तो आपको परचेज लिखना और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। टू परचेज कितना दिया 1,52,500, एबनॉर्मल फिर कुछ भी नहीं है 1,52,500। जनरली परचेज करते हो एबनॉर्मल नहीं, आप टूटा फूटा नहीं खरीदता ना कोई व्यापारी बिजनेसमैन, वो अच्छा ही रहता है, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ और क्या दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 30,000। ओके उसके बाद क्या बेटा, सेल्स। अब सेल्स में थोड़ा सा ध्यान रखना, सेल्स दिया कितना हमको 2,49,000, लेकिन एक बात बताओ बेटा, अभी आपको बना के दिखाया था, वैसे हर क्वेश्चन में बनाता था मैं, 2,49,000 बच्चों, इसमें से एबनॉर्मल सेल कितना बताओ 9,000 का, सबको पता है। ओके उल्टा आना रहता है बेटा, अपन ने नॉर्मल सेल कैसे निकाले आपको पता है ना, ये यस ये 9,000 एबनॉर्मल सेल बेटा, तो नॉर्मल सेल कितना हो गया आपका 2,40,000। ओके लॉस लिख लो, कितने का लॉस था 1,000 का, बाय लॉस। ओके बाय लॉस। अब मेरे को बताइए और तो कुछ बता नहीं, अब बस ग्रॉस प्रॉफिट लिखना और आंसर आ जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना आएंगे बेटा 48,000। एबनॉर्मल सेल पे मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा बताओ, एबनॉर्मल सेल पे जीपी क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वो लॉस पे गया हुआ है बेटा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे ना क्लोजिंग स्टॉक लिख लेना, स्पेसिफिकली स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मत लिखना, क्योंकि ऐसा वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया है क्वेश्चन, बड़े वही निकाल रहे अपन वैसे, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर बताएंगे बेटा 12,500, ये तो है ही नहीं 12,500। ओके 2,52,500, 10,000 और ये 2,62,500। ओके डन बेटा। एनी डाउट, पक्का। आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर
13 पे, ये आया मई 2008 का, ठीक है। अब कैसा था, मेरे को ना बेटा आदत है, मैं एक जगह बैठ के नहीं पढ़ा पाता, मतलब थोड़ी देर में मैं खड़ा हो ही जाता था। तब एक स्टूडेंट ने कल मैसेज किया, सर हम आप यूट्यूब पे आपके वीडियो देख रहे थे, आप प्लीज़ खड़े मत हुआ करिए, फिर आप वहाँ पे कहाँ बोल रहे हैं हमको समझ, मतलब वहाँ पे जाके मैं बताता नहीं ये पॉइंट है, तो उन्हें बोला आप बैठे ही रहा करो, अब पता नहीं कितनी देर बैठ पाऊंगा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। On 11th of November 2007, the premises of Rocky Limited was destroyed by fire. The following information is made available. बेटा किस तारीख को आग लगी बताओ? 11 नवंबर 2007 में। अब इसने स्टॉक अपने को कब दिया पहला? एज ऑन 1/4/2006। अब आप बताओ मेरे को इशारा कहां पे? हाँ, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। उसके बाद परचेज फ्रॉम 1/4/6 to 31st मार्च, पिछले साल का है, पिछले साल का परचेज। सेल्स फ्रॉम 1/4/2006 to 31st मार्च 2007, लास्ट ईयर का सेल। स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2007, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। परचेज फ्रॉम 1/4/2007 टू 11 डेट ऑफ फायर 11th of November, तो ये कहाँ आएगा बेटा? करंट ईयर। सेल्स फ्रॉम 1/4/2007 टू 11th of November 2007, करंट ईयर। ओके, अब यहाँ पे इस चीज को अच्छे से बेटा समझ लेंगे, पॉइंट जो पैरा है, ठीक है। एबनॉर्मल वाला थोड़ा अच्छे से पढ़ना रहता है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31st मार्च 2007, मतलब कब की बात कर रहे हैं? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। ड्यू टू डैमेज 50% of the value of the stock which originally cost ₹22,000 was written off। अब देखो उसने बोला कि कितने का था हमारा एबनॉर्मल आइटम? 22,000 का। पिछले साल उसने उसका 50% राइट ऑफ किया था बेटा, मतलब कितना राइट ऑफ किया था? 11,000। तो हम जब पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसके क्लोजिंग स्टॉक में कितना ऐड बैक करेंगे? 11,000 रुपए, ठीक है। अब आगे कहते हैं इन जून 2007, मतलब इस साल, अबाउट 50% ऑफ दिस स्टॉक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना, वर्डिंग्स अच्छे से समझना। 50% ऑफ दिस स्टॉक, ये स्पेशली ये वर्ड। अब मेरे को बताइए बेटा टोटल हमारा एबनॉर्मल आइटम, मैं यहां बना लेता हूं, ये आपको लिखना रहेगा, कहीं लिख लिया करो ये, ठीक है। हो सकता है अगर आपको बुक रही ना तो वो बुक में ही आपने जहां क्वेश्चन है वहीं पे भी लिख सकते। एबनॉर्मल आइटम कितने का था बेटा? 22,000 का, ठीक है। ओके, अब वो कहते हैं इन जून 2007 अबाउट 50% ऑफ दिस स्टॉक, तो इसका 50% 22,000 का कितना हुआ? 11,000, ठीक है। तो कुछ हमने बेचे हैं और कुछ कहां पे रखा बेटा? स्टॉक में रखा हुआ है, ठीक है। 50% ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड फॉर ₹5,500। पहले तो मेरे को बताओ बेटा 22,000 का 50% कितना होगा? 11,000। तो इसकी कॉस्ट कितनी हुई? 11,000। इसको आपने बेचे 5,500 में, तो सेल आपने करे 5,000 बेटा 500 में। तो बच्चों बताओ मेरे को लॉस हुआ क्या प्रॉफिट? लॉस। कितने का लॉस हुआ? 5,500, ठीक है। अब इसका मतलब आपने 50% ही बेचे हो बेटा, समझ में आई चीज आपको? अब आगे आता है द बैलेंस ऑफ द ऑब्सोलेट स्टॉक, मतलब जो वो आपका बैलेंस है बेटा। ऑब्सोलेट स्टॉक मतलब जो आउटडेटेड, जो एबनॉर्मल आइटम है आपका, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द सेम प्राइस दैट इज 50% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। अब मेरे स्टॉक में जो रखा हुआ है बेटा उसकी कॉस्ट कितनी है? 11,000। 11,000। अब ना कंफ्यूज मत होना, 50% मतलब 11 हर जगह दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 11,000 है जो स्टॉक में रखा हुआ है एबनॉर्मल आइटम की। लेकिन मुझसे कहता है कि सर ये जो एबनॉर्मल आइटम है वो भी अगर आज मार्केट में बेचो तो कितने में बिक रही है बेटा? वो नहीं, पर 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो आप हमको बताइए स्टॉक में कितना रखा हुआ है बेटा एबनॉर्मल आइटम? 11,000। तो आज अपन ये सपोज ये एबनॉर्मल आइटम है बेटा, ये मेरे स्टॉक में रखा हुआ है और ये एबनॉर्मल आइटम है, इसकी डैमेज है ये। तो आज अगर मैं इसको मार्केट में बेचूं तो ये 11,000 में भी नहीं बिक रहा, मतलब कॉस्ट भी नहीं निकल रही है मेरे आइटम की, ये एबनॉर्मल आइटम है। मगर इसको भी आज अगर मार्केट में बेचूं तो 5,500 का ही बिकेगा। तो ये मेरे गोडाउन में रखा हुआ है बेटा, और इसको अगर मैं आज बेचता हूं तो कितने बिक रहा है? 5,500। अब आप लॉजिकली आंसर देना बेटा, ये रखा हुआ है गोडाउन में, आज रात को आग लग गई और ये आइटम जल गया।
आप इंश्योरेंस कंपनी वाले हो, तो आपके पास में आया, तो आप मेरे को इसकी कॉस्ट थी 11,000, लेकिन अगर मैं भी बेचता मार्केट में तो ये 5,500 का ही बिकता, तो आप इंश्योरेंस कंपनी, मैं बोलूंगा जल गया, आप मेरे को कितना पैसा दोगे? 5,500। समझ में आपको लॉजिक क्यों? क्योंकि आप मेरे को बोलेंगे देखिए सर होंगी उसकी कॉस्ट 11, लेकिन आप आग नहीं भी लगती तो भी अब मैं कितने में बेच पाता बेटा? 5,500। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्यों मेरे को 11,000 रुपए देंगी? कल किसी ने पूछा भी था, वो सेम था, अभी तक के सेम आ रहा था, अभी सेम आया क्या बेटा? समझ में आ रहा है? वो कॉस्ट पे बिक जा रहा था अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे, इसमें कॉस्ट पर भी वो नहीं बिक रहा। सबको समझ में आया? तो इसमें पता चेंज वैसे ही क्वेश्चन अपन करेंगे बेटा, लेकिन जब अपन आखिरी में स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बताते ना अपन, उसमें लिखते स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, नॉर्मल, एबनॉर्मल, वहां पर लिखते ना अपन। तो मगर वहां पे जब मैं एबनॉर्मल लिखूंगा तो वहां पर मैं 11,000 इंश्योरेंस कंपनी मेरे को देने वाली नहीं है। कितना देंगी बेटा? 5,500। सबको समझ में आई चीज? बस ये नई चीज थी यहाँ पे। तो हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ एक एडजस्टमेंट नया सीखते, ठीक है। The gross profit ratio is to be assumed as uniform in respect of other sales. वो हमको कहता है कि जीपी रेशियो को क्या मानो बेटा? यूनिफॉर्म मानो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, समान। तो उसको तो हम अदर देन एबनॉर्मल को तो हम एक जैसे ही मानते हैं ना सबको, फिर नॉर्मल जीपी रेशियो, ठीक है। स्टॉक सेल्वेज फ्रॉम द फायर टू ₹11,500, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस इन फायर। तो उसने सैल्वेज वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। पॉलिसी अमाउंट आई थिंक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वो एवरेज क्लॉज का अपन चेक भी नहीं कर सकते, ठीक है। बस वो लॉस ऑफ स्टॉक निकाल के छोड़ देना है। सबको समझ में आई चीज है बेटा? चलिए, अब वैसे आप चाहो तो इसकी ये भी लिख सकते हो, जैसे इसकी कॉस्ट इतनी थी, लेकिन इसकी मैं एनआरवी बोलूं, सॉरी इसकी मैं एनआरवी बोलूं तो कितनी है? 5,500 है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमको 5,500 देंगी। कल तक हम करते थे बेटा, तो एबनॉर्मल आइटम की स्टॉक की जो कॉस्ट होती थी वही कॉस्ट उसकी मार्केट में भी वही कीमत रहती थी, तो कोई दिक्कत नहीं जाती थी। देखो इतने अच्छे सब समझ रहे हैं आप लोगों को? ठीक है बेटा, चल। क्योंकि वो 11 तो बेच दिए ना बेटा अपन ने, वो 22,000 था बेटा, उसमें से आपने 50% तो बेच दिए ना, और 50% ही बचा है ना, तो जो स्टॉक में रखा उसी की बात करना। दो वो कोइंसिडेंस हुआ कि दोनों जगह 11-11 आ गया, तो कंफ्यूज मत होना, वो 11 वाला बिका हुआ है, और हाँ, और ये अच्छा 50-50 आ रहा है, बराबर है। अब ये जो 50% बोल रहा है बेटा, ये किसका बोल रहा है? जो स्टॉक में बचा हुआ है, वो तो बिक गया ना, वो बोल रहा है वो देखो वो भी बिका नुकसान पे। 11,000 का कितने में बिका बेटा? 5,500। तो सेम फिगर यहां पर भी है, यहां पर भी जो 11,000 है वो बोलता है ये भी अगर बिकेगा तो सेम प्राइस का मतलब उसका ये था कि 50% पर ही बिक रहा है। उसने और स्पेसिफाई करके दिया, दैट इज 50% ऑफ ओरिजिनल। इसकी बात कर रहा है कॉस्ट। ओके, चलिए, तो रास्ता बताओ कैसे जाना है अपने को? लास्ट ईयर का ट्रेडिंग, इस साल का मेमोरेंडम। हम आपसे पूछ रहे बेटा, मेमोरेंडम मैं बनाऊंगा तो एबनॉर्मल का कॉलम आएगा, ठीक है। तो अब जब पिछले साल का आप ट्रेडिंग बनाओगे बेटा, तो उसके नीचे 3-4 लाइन का स्पेस रखना, जीपी रेशियो निकाला, एक साथ में सब बना लो, फिर जहां का आइटम वहां पे लिख लेंगे अपन। जी बेटा, वो क्वेश्चन में दिया है लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है, तो तो क्रेडिट में 2 लाख लिखेंगे 2,11,000? नहीं, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है, लेकिन उसमें से बेटा ऑलरेडी आपने राइट ऑफ करे बात फिगर है वो, तो अपन ऐड बैक करेंगे ना उसमें। तो 2,11,000। हाँ, तुम आगे बढ़ रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो ना अभी। हाँ ठीक है, साथ साथ में करो, ठीक है। चलिए,
शुरू करें बेटा, ड्रॉ किए दोनों आप लोगों ने। चलो क्वेश्चन में देखो बेटा, सबसे पहला आइटम कौन सा दिया हम लोग को उसने यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, 3,75,000 पिछले साल का, 3,75,000 टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 3,75,000। उसके बाद उसने हमको दिया पिछले साल का परचेज 5,20,000 टू परचेज। सेल्स कितना दिया हमको, 8,55,000 बाय सेल्स, ओके, बाय सेल्स 8,55,000। अब उसके बाद लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, इसको इनर कॉलम में लिखना है बेटा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। ओके, उसके बाद क्या दिया है, इस साल का परचेज बेटा, इसको इस साल का परचेज 3, उसमें एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखा, परचेज कितना 3,41,000 इस साल का परचेज। पहले ना ऊपर स्पेस रखना, ओपनिंग स्टॉक आएगा, टू परचेज 3,41,000, 3,41,000, ओके। उसके बाद क्या दिया बेटा, बोलो आप लोग ही, सेल्स। अभी सेल्स का अपन ने डिस्कस तो कर लिया बेटा, टोटल कितना दिया, 4,35,500। अब आपको पता है कैसे लिखते बेटा, अब मेरे को बताओ इसमें से एबनॉर्मल सेल कुछ था क्या, अपन ने बात कर चुके ना सेंटेंस की, 5,500, 5,500 एबनॉर्मल सेल था बेटा, और 5,500 का क्या था, वो लॉस था। तो नॉर्मल सेल कितना होगा बेटा, 4,30,000, 4,30,000, ओके। उसके बाद सेल्स हो गया अपना, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिए बेटा, ठीक है। हाँ, ये देखो, इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2007 ड्यू टू डैमेज 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट ₹22,000 वाज रिटर्न ऑफ। तो ये 22,000 का 50% कितना हुआ, 11, वो अपन ने राइट ऑफ कर दिए थे, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे उसको लाना पड़ेगा। आपको ये भी समझाया था कि पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट पे क्यों ओरिजिनल कॉस्ट पे लाते, ताकि जीपी रेशियो हमारा गड़, बस सिंपल सा लॉजिक याद रखना, जो भी हमारे नॉर्मल जीपी रेशियो को डिस्टर्ब करेगा हम उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा लिखोगे यहां पे, एड कितना 50% बोला था, अमाउंट रिटर्न ऑफ एड बैक 11,000, मैं लिख भी देता हूं 22,000 का 50%, 2,11,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 1,71,000। टोटल कितने आ रही है आपकी, 10,66,000, 10,66,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हाँ, ओके, लिखे सबने बेटा। अब ये 20% अपन इस साल के, अच्छा पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लो वाला, 2 लाख ओपनिंग स्टॉक पहले लिख लो, 2 ओपनिंग स्टॉक 2,11,000, ठीक है। अब बताओ 2,11,000 में एबनॉर्मल कितना है, 22,000 है ना, 11 राइट ऑफ की तो अपन ऐड बैक की थी बेटा, 22,000। तो नॉर्मल कितना हुआ, 1,89,000। यहां पे लिखो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना
इसका 4,30,000 का 20%, कितना आ रहा है बेटा? 86,000। थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा, वो जो एनआरवी वाला है ना उसको मैं एडजस्ट करूंगा। किसका? जो एबनॉर्मल आइटम 11,000 पे नहीं जा रहा, तो अभी स्टॉक आप 11 ही लिखो, मैं बताता हूं कैसा उसका प्रेजेंटेशन अपन करेंगे, ठीक है? अभी मेरे को यहां पे लॉस था आपका, बताइए मेरे को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था? 1,86,000 और ये 11,000 था, तो ये आ जाएगा 1,97,000 स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? चलिए टोटल बोलो बेटा। 6,16,000, ये 22,000, तो ये आएगा आपका 6,38,000। 22,000, 6,38,000। ओके, अब अपने को क्या बनाना पड़ेगा? उस पे मैं आऊंगा एनआरवी पे, डोंट वरी। अब बेटा क्या बनाना रहेगा अपने को? लॉस ऑफ स्टॉक का जो स्टेटमेंट बनाते, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। लिखे सबने? चलिए अब लिखो बेटा स्टेटमेंट, सिर्फ हेडिंग देना, स्टेट ये सब ड्रॉ मत करा करो, बस हेडिंग देंगे आप, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, सबसे पहले वहां पे लिखो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ए नॉर्मल आइटम कितना था वो? 1,86,000। बी एबनॉर्मल आइटम। अब एबनॉर्मल आइटम में समझना बेटा, मैं बिजनेसमैन हूं और आप लोग इंश्योरेंस कंपनी है। मैंने बोला सर जिस दिन आग लगी एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट कितनी थी बेटा? 11,000। अगर मैंने आपको बोला सर आज अगर वो मार्केट में बेचूं तो वो कितने में बिकेगा? 5,500, तो आप मुझे कितना देना चाहोगे? 5,500। तो आप बोलेंगे सर वैसे ही कॉस्ट से कम पे बिक रहा, तो हमारी थोड़ी ना गलती, जितने का आपको आग लगने की वजह से नुकसान हुआ हम उतना ही आपको देंगे, तो अपने को कितना देंगे? 5,500। ओके, तो टोटल स्टॉक आ गया, कितना आ रहा है टोटल स्टॉक? 1,91,500। सैलरीज दिया बेटा कुछ? 11,500। तो ये आ गया आपका लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कितना आया बेटा? 1,80,000। उसमें वो पॉलिसी अमाउंट कुछ दिया नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म। हाँ बेटा, हाँ फायर के होने वाले का लॉस का इंश्योरेंस है आपका। हाँ पर्टिकुलर आपकी जब स्टॉक जो रहता है आपका, तो स्टॉक की वैल्यू मार्केट में अगर कम होती है उसका इंश्योरेंस नहीं है बेटा। किसका इंश्योरेंस रहता है आपका? आग लगने की वजह से नुकसान कितना हुआ। तो आप इसलिए पूछ रहे कि सर क्योंकि कॉस्ट से कम पे हुआ तो उसका इंश्योरेंस कंपनी हमको देने वाली नहीं है। समझ में आई चीज आपको? कई बार होता है गुड्स आपकी दुकान में रखा हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हैप्पीनेस सेल लगता है, पेंटलून में जाते हैं हम लोग, है ना, ये सेंट्रल मॉल में जाते हैं, अभी बहुत सारे लगते हैं। तो अपन सेंट्रल मॉल पेंटलून जाते हैं, तो वो कौन सा स्टॉक रहता है बेटा? जो बिका नहीं, है ना। आप देखो विंटर के बाद अगर जो आप फेब में सेल लगता है तो विंटर के कपड़े रखे हुए रहते सब डिस्काउंट, वो बिका नहीं, तो बिका नहीं वो, तो क्या करते उसको डिस्काउंट में बेचते। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है शायद बेटा, ऐसा जनरली यहाँ मॉल में नहीं होता होगा, लेकिन इतना नहीं बिका कि उन्होंने बोले यार कॉस्ट से भी कम पे बेच दो, तो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी ना उसका पैसा हमको वो दे रही है, वो तो हमारी कॉस्ट से कम हो गया क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन था
ये डैमेज हो गया उस वजह से, इंश्योरेंस कंपनी हमको किसको दे रही है, फायर अगर हो रही है उसका इंश्योरेंस है, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो पैसा वो हमको देंगी। समझ में आई चीज सब लोगों को, हाँ और ना? ठीक है, तो अब ये हमारे कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटा? 12। डाउट क्लियर हुआ ना बेटा? ओके ना, हाँ किसी पर कहां पे आप ये इसमें बोल रहे हैं आप मेरे को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखो आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे मैंने 11,000 रुपए लिखा, उसको ये प्रेजेंटेशन आप ऐसा भी कर सकते हो बेटा, या तो फिर अगर आपको उसको लिखना है तो आप वो फिर जो ऊपर का लॉस दिख रहा है ना आप लोग को, वो एक लॉस किस पे था, 2 लॉस आ जाते थे फिर यहाँ पे। वो लॉस कौन सा था बेटा? सेल का लॉस था। अब कोइंसिडेंस ऐसा है कि सब लॉस का भी अमाउंट सेम, वो कंफ्यूज मत होना। ये वाला लॉस कौन सा है बेटा? सेल के ऊपर। आप अगर कॉस्ट से कम पे हो रही है तो यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी अगर आप यहाँ पे लिखते 5,500 तो फिर बैलेंस आता 5,500, वो भी आपका क्या रहता था फिर? लॉस। लेकिन वो कौन सा वाला लॉस रहता था बेटा? जो आपकी कॉस्ट से कम पे हो गया वाला लॉस रहता था। समझ में आया चीज? वैसा भी प्रेजेंटेशन कर सकते थे, मगर आपने 11,000 की कॉस्ट बताए यहाँ पे और इंश्योरेंस कंपनी हमको उसमें से कितने देगी? 5,500 रुपए। सबको समझ में आई चीज बेटा? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये देखो कब आया था? मई 2007 और आरटीपी नवंबर 2019 में। ठीक है, ऑन 2nd of June 2007 the stock of Mr. Black was destroyed by fire. However, following particulars were furnished from the records saved. Stock at cost 1/4/2006. आग कब लगी बताओ बेटा? 2nd of January 2007। ये कब का दिया उसने? 1/4/2006 का। तो ये क्या है? ये पिछले साल का। तो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का बनाना पड़ेगा। स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2007। तो बेटा उसने आपको ये नहीं बोला कि उसको मतलब आप 90% पे करो नहीं बोल रहा है, वो 90% पे है। तो हमको नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो इसको प्रॉपर ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, लास्ट ईयर का परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, सॉरी सेल्स लास्ट ईयर का। देन परचेज फ्रॉम 1/4/7 टू 2nd June 2007, ये इस साल का परचेज। एंड सेल्स फ्रॉम 1/4/2007 टू 2nd of June 2007, ये इस साल का सेल्स। अब ये जो सारे एडजस्टमेंट नीचे आप देखोगे बेटा, लगभग आपको सारे पता, एक आध चीज बस यहां पे नहीं आएंगी। अब आप पढ़ना, सोचना और मेरे को जवाब देना। पहले मैं आपको हिंट दे दूं, इस तरह के एडजस्टमेंट पहले आए, हिंट दे दूं बेटा। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाने का, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है बेटा? कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक था वो हम पता लगे, वो हमारा पर्पस है बनाने का। उस पर्पस को दिमाग में रखना। और मैंने आपको बताया था सेल्स की डेफिनेशन में, इसीलिए हमारे लिए यहां पे क्या हो जा रही? सेल्स एंड डिस्पैच। परचेज मतलब बेटा परचेज एंड रिसीव। ठीक है, हम क्वेश्चन में अगर परचेज दिया, कुछ और नहीं बोला, तो हम यही मानते हैं कि वो परचेज आ गया है। सेल्स जब भी मैं देखता हूं क्वेश्चन में तो मैं यही मानता हूं सेल डिस्पैच हो गया। ठीक है, चलो। सेल्स अप टू 2nd of June 2007 includes ₹75,000 being the goods not dispatched to the customer. The sale invoice price is ₹75,000. तो सेल्स में 75,000 रुपए ऐसा इंक्लूड है जिसको अभी तक अपन ने डिस्पैच नहीं किए। तो मैंने क्या करना चाहिए? सब्सट्रैक्ट करना चाहिए वहां से, क्योंकि ये डिस्पैच नहीं हुआ। ठीक है बेटा। नाउ परचेज अप टू 2nd of June 2007 includes a machinery acquired for ₹15,000। बताओ मशीनरी परचेज में आ गई, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, तो परचेज में से क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, अब इसको सोच समझ के बोला। वैसे जो थर्ड वाला पढ़ रहा हो इस तरह का एडजस्टमेंट नहीं आया, लेकिन जब परचेज का एडजस्टमेंट आता तो पढ़ के मैंने ये समझाया था आपको एडिशनल, ये पॉइंट में सोच के बोलना। परचेज अप टू 2nd of June 2007 डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹30,000 रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, receive from supplier as invoice not received up to the date of fire. These goods have remained in the godown at the time of fire. वो क्या है? हाँ ठीक है, इनवॉइस नहीं आया तो उसने क्या करा बेटा? उसमें एंट्री नहीं पास किया उसकी, लेकिन क्या हुआ था? आपका गुड्स आ गया था, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। ओके, अब ये आखिरी वाला आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक
सैल्वेज फ्रॉम फायर ₹22,500। बस आगे का मत पढ़ना, मैं बस वहीं पे रुक जाओ। ये सैल्वेज की वैल्यू दी हुई है बेटा, लेकिन बस यहां तक पढ़े, मगर उस आगे मुझसे कहता है ये नई चीज इस क्वेश्चन में, दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी। वो क्या कह रहा है बेटा, इसको हमने हैंडेड ओवर कर दी इंश्योरेंस कंपनी को। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो सैल्वेज गुड्स रहते हैं वो अपन ने इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिए। हैंडेड ओवर मतलब उसको बेच दिए। तो अपने को पूरा क्वेश्चन वैसे ही करना है कि इतने का स्टॉक था, इतने का सैल्वेज था, इतने का लॉस था, पॉलिसी अमाउंट दिया नहीं, अगर देता तो अगर दिया होगा तो आई डोंट, दिया है कहीं, अच्छा दिया है, लास्ट में दिया है, तो एवरेज क्लॉज लगता होगा तो लगा भी देंगे, सब लगा देंगे। जो भी क्लेम बनता है वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन सपोज ये मेरा सैल्वेज गुड्स है बेटा, मेरा जो आप इंश्योरेंस कंपनी हो, है ना, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, ये आउटसाइडर कोई है यहाँ पे, ठीक है बेटा, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, ये आउटसाइडर है, मैं बिजनेसमैन। अब मेरे गुड्स जल गया बेटा, कुछ सैल्वेज हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ स्टॉक हो गया, एवरेज क्लॉज चेक कर लिया बच्चों, जो क्लेम बनता था मैंने, आप इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्लेम मांगा। अब क्लेम मांगने लगा, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का क्लेम आया। अब सैल्वेज क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि वो गुड्स अच्छा है, वो बाहर बेच के मैं कुछ ना कुछ पैसा रिकवर कर लूंगा। तो आपने मेरे को बोले कि सर क्लेम 1 लाख रुपए अलग हो गया, वो जो सैल्वेज गुड्स है ना आपका रखा हुआ, आप बाहर वाले को ना बेचते हुए हमको बेच दो। तो मैंने बोला बाहर वाले से मैं पैसे लेता, क्योंकि उसको बेचता तो पैसे लेता बेटा, उसको ना देते हुए मैं आपको दे देता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला क्लेम 1 लाख रुपए का तो बन रहा है, साथ में ये रख लो सैल्वेज भी आप लोग, वो 22,500 भी आप मेरे को दे देना। मतलब पूरा क्वेश्चन अपन वैसे ही करेंगे बच्चों, आखिरी में जो क्लेम निकलता है उसमें 22,500 ऐड करके आपसे लूंगा। लॉजिक समझा क्या मतलब हो रहा है इसका, जो सैल्वेज है वो तो क्यों माइनस करते, क्योंकि गुड्स अच्छा है बेटा, वो है ना, वो बाहर या थोड़ा बहुत जला हुआ होगा, बाहर बेच के मैं पैसा रिकवर कर लूंगा बेटा। आप इंश्योरेंस कंपनी बोलते बाहर वाले को बेच ही रहे हो, उसको बेचने से अच्छा हमको दे दो, तो मैं बोलूंगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उनसे ना लेते हुए वो सैल्वेज गुड्स का पैसा मैं आपसे ले लूंगा, तो आपसे क्लेम का पैसा तो लूंगा ही लूंगा, साथ में सैल्वेज का भी लूंगा। फिर बस ये चीज नहीं है इसमें, समझ में आया सबको? जी बेटा, सब वैसे ही होगा जैसा क्वेश्चन होता है। आप एक काम करो, ऐसा भूल जाओ कि मैं आपसे भी ले रहा हूं। सैल्वेज गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो गुड्स बच गया, वो बाहर बिक के अपने को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन मैंने वैसे ही सॉल्व करना है, इतने का स्टॉक था, इतने का बच गया, इतने का नुकसान हुआ, एवरेज क्लॉज लगता है, सब कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे पास आप आए इंश्योरेंस कंपनी वाले, मेरा लाख रुपए का क्लेम बनता है, 2-2 लाख रुपए, तो लाख रुपए दे रहे थे, आप मेरी दुकान में आए, बोले सर ये क्या रखा है, मैंने बोला सर ये बच गए गुड्स अपने उस दिन। तो आपने पूछे क्या करूंगे, मतलब बाहर वाले को बेच दूंगा मैं, ये तो बच गया ना। मैं बोलूंगा भी मैं कौन सा आपसे पैसा ले रहा हूं, वो लॉस निकालते वक्त तो मैंने सैल्वेज माइनस किया था ना, मैं कौन सा आपसे ले रहा हूं, वो तो मेरा गुड्स है। तो बोलेंगे सर आप हम कहते कस्टमर मान लो, हमको बेच दो, मेरे को क्या उनको बेच रहा हूं, आपको बेच, लो 22,500, फिर आखिरी में आपको क्लेम के साथ ये भी चिपका दूंगा और बोलूंगा तो 22,500 ये भी। समझ में आया आपको? ओके बेटा। क्लेम कर रहे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट का नहीं है ये, जैसा जो सैल्वेज रहता है आपका, आप तो ये क्यों निकाल रहे हो, देखो वो जो ये जो सैल्वेज गुड्स है, सुनो 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 मेरी बात, ध्यान से सुनो बेटा, एक एक बात बारीकी से सुनना। ये जो सेल्स हुआ, कोई स्टॉक जलने के पहले का सेल्स है क्या? नहीं ना। तो क्यों बनाते हो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट? क्योंकि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल सको। वहां पे जो सेल्स रहेगा वहां पे इसका सवाल ही नहीं उठता बेटा। क्यों नहीं उठता? क्योंकि ये तो उस वक्त बिका ही नहीं है ना, वो तो उसके बाद की बात है कि उन्होंने लेकर गए, तो जो क्लेम था उसमें और ज्यादा अमाउंट बढ़ा के हम ले लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है बच्चों यहाँ पे? हाँ ना, हाँ, तो सिंपल है, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे स्पेस ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग कैसा बनाना है? ऐसा कैसा कुछ होगा ना, एबनॉर्मल की सीधा 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 बनाना है, कुछ भी एबनॉर्मल आइटम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा बनाना चाहिए, उसमें सब देना चाहिए आपको, एबनॉर्मल भी देना चाहिए, वो सेल्स ऑन अप्रूवल भी देना चाहिए, पर मशीनरी भी देना चाहिए, वेजेस का भी एडजस्टमेंट देना चाहिए। एग्जाम में नहीं देना चाहिए। चलिए ठीक है, चलो बनाओ बेटा, ये पहले बनाओ।
हाँ। डिफरेंस रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी मतलब देगी क्या, क्योंकि वो तो फायर के कारण अच्छा डैमेज गुड्स वो कह रहे हैं कि अब इंश्योरेंस का जब बचा रहे थे गुड्स को तब वो डैमेज हो गए। हाँ हाँ वो हाँ समझ एक क्वेश्चन में आएंगे एक पेश एक इसके बाद ही एक क्वेश्चन आएगा मैं वहां पे बताऊंगा ऐसे दो तरह के सैलवेज रहेंगे एक जो ठीक ठाक है और एक थोड़ा सा डैमेज है तो मैं वहां पे बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में ये शायद वो आएगा ठीक है। ड्रॉ किया आप लोगों ने शुरू करें ओके बेटा कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 ना अच्छा चलो ये क्या दिया हम लोगों को यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी अब पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट दिया 1,35,000 फिर दिया आपको स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2007 क्लोजिंग स्टॉक मगर उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो 1,62,000 ये 90% तो 100 कितना आई थिंक 1,80,000 आएगा 1,80,000 ओके परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 कितना परचेज है 6,45,000 6,45,000 ओके उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 ये इस साल का 9 लाख बाय सेल्स ओके उसके बाद परचेज दिया एक इस साल का परचेज है 2,25,000 तो यहां पे उसको इनर कॉलम में लिखना मशीनरी का एडजस्टमेंट है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रखना टू परचेज 2,25,000 ओके उसके बाद दिया सेल्स इस बार का 4,80,000 इसमें भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखोगे आप लोग माई सेल्स 4,80,000 ठीक है बेटा अब आगे आते हैं हम सेल्स अप टू 2nd of June 2007 includes ₹75,000 being the goods not dispatched to the customer the sales invoice price ₹75,000 इसको क्या करना पड़ेगा इससे डिडक्ट ठीक है लेस नो क्या बेटा क्यों अच्छा क्यों डिडक्ट करना है अच्छा मेरे को एक बात बताओ बेटा आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हो क्लोजिंग स्टॉक से हाँ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अब ये गुड्स को आपने डिस्पैच ही नहीं किए तो जिस दिन आग लगी किसके पास थे हमारे गोडाउन में थे तो सेल्स में से माइनस करेगा तो स्टॉक ऑन द सेल्स आउटसाइड में कम जाएगा तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बढ़ के आएगा हाँ बोलो
हाँ जिम्मेदार। सुनो बेटा, अभी कैसा हो गया यहाँ पे, ये हम हमेशा यही मानते कि सेल मतलब डिस्पैच नहीं हुआ, हम ये भी मानते कि ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई है। कई बार लोगों के दिमाग में आता है सर जब सेल हो गया है वो तो भले ही हमारे गोडाउन में रखा हुआ था लेकिन वो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई थी, फिर क्या को इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन हमेशा यही मानना है कि डिस्पैच नहीं हुआ तो हमारे पास रखा हुआ और ओनरशिप भी हमारी थी। ठीक है, ओके बेटा। यहां पे लिखोगे आप लेस गुड्स नॉट डिस्पैच्ड। यहां ध्यान देंगे बेटा प्लीज, बातें नहीं। 75,000 कितना आ रहा है आउटर कॉलम पे, 4,05,000। ठीक है, अब परचेज की तो उसमें मशीनरी आ गई 15,000 रुपए की, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, परचेज में से माइनस मशीनरी परचेज 15,000 रुपए की, 2,10,000 रुपए। ओके, उसके बाद परचेज अप टू 2nd of June 2007 डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹30,000 रिसीव फ्रॉम सप्लायर एज परचेज as invoice not received up to the date of fire. These goods have remained in the godown at the date of fire. तो कौन सा परचेज हुआ, अनरिकॉर्डेड। तो इसको मैंने आउटर में ना लिखते हुए इनर में लिखना था, ये इसको 2,10,000 को बदले इसको फिर ऐड यहां पे कर दो, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज 30,000। कितना हो गया ये, 2,40,000। अब उसके बाद सेल्वेज दिया 22,500, बाद में उसका यूज होगा। ठीक है, हो गया। आप यहां पे निकालो ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख टू ग्रॉस प्रॉफिट 10,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख, सेल्स 9 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है बेटा, 33.33%। और कैन आई से 1/3 ऑफ सेल, ज्यादा बेहतर है ना, 1/3 ऑफ सेल्स। टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑफ सेल कितना हो गया आपका, 1,35,000 टू ओपनिंग स्टॉक 1,80,000। तो यहाँ आ जाएगा आपका बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है बेटा, 1,50,000। तो ये आ रहा होगा आपका 5,55,000, 5,55,000। ओके, डन। सबने लिखी बेटा, स्लाइड चेंज करूं, ओके। अब करूं स्लाइड चेंज, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वर्किंग नोट नंबर ये अपन ने 2 है, ठीक है। 1,00,000 कितना था, 50,000 है, 1,50,000। ओके, लेस सेल्वेज 22,000
500, लॉस ऑफ स्टॉक 1,27,500। बेटा पॉलिसी अमाउंट कितने की दी है क्वेश्चन में? 1,20,000। स्टॉक कितने का है? हाँ, तो किसके भरोसे है? पूरा इंश्योरेंस कंपनी के है क्या? नहीं, उनके भरोसे 1,20,000, हमारे भरोसे 30, तो क्या लग जाएगा? एवरेज क्लॉज। स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर ₹1,50,000 more than the policy amount ₹1,20,000, therefore average clause will apply. Claim average clause, policy amount, stock loss। पॉलिसी अमाउंट कितना है? 1,20,000, स्टॉक 1,50,000, लॉस 1,27,500। कितना आ रहा है बेटा? 1,02,000। ये तो क्लेम की बात हो गई जो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, लेकिन क्लेम मांगते हुए आपने और क्या मांग लिए? सैलरी। मतलब मेरे को क्या, मैंने बोला बाहर दू आपको दू, आपसे लूंगा पैसे, तो इसके नीचे अब आप लिखो एड सैल्वेज गुड्स या सैल्वेज मटेरियल टेकन ओवर बाय इंश्योरेंस कंपनी that is 22,500। कितना आ रहा है बेटा? 1,24,500। ओके, ठीक है। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा? ओके, नाउ कम टू, हाँ जी बेटा। हाँ नहीं, सैल्वेज तो माइनस करना पड़ेगा, फिर वो क्लेम बनेगा। नहीं, एक ही बात है, माइनस करके या फिर माइनस करके नीचे ऐड बैक करो, ये ऊपर। हाँ, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसे दिखाना चाहिए बेटा कि इतना का लॉस हुआ। हाँ, आप जो सो मेरे फिगर वही आ जाएंगी जो मेरी वो आएंगी, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसे ही बताना चाहिए आपने, क्योंकि फिर आप प्रॉपर बताओ कि इतने का स्टॉक था, इतने का, तो लॉस इतने का हुआ था। वो लॉस क्लेम एक अलग चीज है, उसके अलावा कोई चीज और दे रहे हो आप उनको, इसलिए टोटल अमाउंट इतना उनसे रिकवरेबल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मगर आपको बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन लगेगा, सिंपल, मगर उतना ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट लिमिटेड हैज ए गोडाउन, ए शॉप एंड, और क्या है उनका? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मतलब 3 जगह है उन लोगों की फिजिकली, एक गोडाउन है बेटा, एक शॉप है और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। गोडाउन इज यूज्ड टू स्टोर गुड्स परचेज फॉर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज टू स्टोर फिनिश गुड्स। अभी क्या हो गया कि उन लोग की, पहले मैं ड्रॉ करते जाता हूं इसको। 3 जगह उन लोगों का था, एक था गोडाउन, एक थी गोडाउन, शॉप और मैन्युफैक्चरिंग। गोडाउन क्यों यूज करते थे बेटा? टू स्टोर व्हाट? गुड्स परचेज फॉर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज टू स्टोर फिनिश गुड्स। मतलब उनके पास गोडाउन था, वो गोडाउन में गुड्स वो भी रखते थे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगने वाले होता है ना, रॉ मटेरियल आता होगा मैन्युफैक्चरिंग, कुछ रॉ मटेरियल था, कुछ क्या था? फिनिश गुड। तो जो रॉ मटेरियल था वो कहां रखते थे बेटा? गोडाउन में, और फिर वहां से कहां सप्लाई करते थे? वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। समझ में आया आपको? लेकिन जो फिनिश गुड्स होगा वो डायरेक्टली कहां पे सप्लाई करते थे? शॉप में।
3 जगह है फिजिकली, अभी उसने तीनों के बारे में जानकारी दे दिया, उसने पूरे क्वेश्चन में इस यहाँ पे गोडाउन में इतना था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इतना रखा, शॉप में इतना रखा। अरे भैया हमको ये बताओ आग कहाँ लगी, बस वही हमारे लिए रेलेवेंट है। समझ में, तीनों जगह तो आग नहीं लगी ना घूम फिर के, एक जगह लगी है, बस वही हमको फिगर लेना, बाकी सब टाइम पास है उसमें। ठीक है, अब देखो, goods are transferred from godown every day in the morning to manufacturing unit and shop। रोज सुबह गोडाउन से गुड्स कहां जाता था बेटा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रॉ मटेरियल जाता होगा, और फिनिश गुड्स कहां जाता होगा, शॉप में। ठीक है, इन्वेंट्री इन गोडाउन इज इंश्योर्ड फॉर ₹20,000, दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ₹30 लाख, सॉरी 20 लाख, एंड ये 30 लाख, एंड ऑफ द शॉप फॉर ₹5 लाख। तीनों की उसने इन्वेंट्री बताया कि इतने में इंश्योर्ड हुई है। मेरे क्या काम की मेरे को बताओ, जहां पे आग लगी। ठीक है, अपन बात करेंगे आगे फिर। एज ऑन 31 December 2017, इन्वेंट्री इन गोडाउन एट कॉस्ट वॉज ₹26 लाख, इन्वेंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट कॉस्ट वॉज ₹12 लाख, एंड इन्वेंट्री इन शॉप एट कॉस्ट वॉज ₹5 लाख। तीनों की इन्वेंट्री बताया, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन। अब उसने इतनी कहानी बताया अपने को, जनवरी मंथ की अलग, फरवरी की अलग, मार्च की अलग, और फिर इसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक। आग 28 अप्रैल को लगी होंगी शायद, ठीक है, जब भी लगी देखेंगे आगे। अब जनता यही देख के घबरा गई, कैसे दे दी फिगर उन्हें अलग अलग मंथ की। कुछ भी नहीं करना है अपने को, टोटल लिख देना, बट टोटल नहीं दिया उसने, ऐसे ऐसे डराने के लिए दे दिया, और कुछ भी नहीं उसमें वो। ठीक है, अब उसके बाद जनवरी का परचेज दिया बेटा, फिर रिटर्न टू सप्लायर, स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप, रिटर्न फ्रॉम शॉप, सेल्स इन शॉप एट ग्रॉस प्रॉफिट। अब समझो बेटा, सेल्स दिया है, मगर यहां पे उसने अपने को बकायदा इज्जत से बताया है कि जो 10, 12, 8 और 4 है, उस पे कितने % का प्रॉफिट है बेटा, 10% का। जो आपका 18, 12, 15 और 5 है, उस पे कितने % का जीपी, 12%। तो उसने पहले से मेरे को टोटल बताओ इसकी कितनी हो रही है बेटा, 10 और 12, एक सेकेंड, 22 और 30 और 34, ये क्या हो रहा है, 34। ठीक है, इसकी कितनी हो रही है, 12, 30 पर 50, तो ये 34 पे 10% का यहाँ जीपी है बेटा, तो ये कितना आएगा, 3.4। इस पे 50 पे 12%, कितना हो रहा है, 6 आ रहा है, 6। तो ये आपका जीपी आएगा 9.4। ठीक है, अभी ऐसा दिया, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते तो कुछ था, कि कुछ भी नहीं है उसमें बेटा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, फायर ऑक्यूर्ड इन शॉप, बस यही मेरे को चाहिए था। आग कहाँ लगी, हाँ मेरे को पहले से पता था ना, इसलिए मैं पहले से हाईलाइट करते आ रहा था। ठीक है, शॉप का था। तो अब मेरे को बताओ, बाकी सारी चीज हमारे कोई काम की नहीं है बेटा। ठीक है, मगर जो बेचारा पढ़ा होगा पहले बार, क्या क्या आ गया, गोडाउन भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आ गई, शॉप भी आ गया, वो मैं ही घबरा गया। ठीक है, बाकी कुछ भी काम का नहीं हमारे। अब लगी आग इन द मिडनाइट ऑफ 27th of April 2018 एंड द एंटायर स्टॉक वाज एनगल्फ इन फायर, मतलब जल गया पूरा का पूरा फायर में। ठीक है, गुड कॉस्टिंग नहीं होंगी, गुड्स कॉस्टिंग होंगी। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 कुड बी सेल्वेज इंटैक्ट एंड द बैलेंस गुड्स वेर रिकवर्ड इन व्हाट, डैमेज कंडीशन। अब इस पे आप पूछ रहे थे ना, सुनना बेटा, उसने क्या बोला, कुछ गुड्स ऐसा है बेटा जो इंटैक्ट, वैसा क्या वैसे ही 40,000 का, तो वो सैल्वेज है अपना 40,000, वो माइनस कर दूंगा। लेकिन कुछ गुड्स कैसा है बेटा यहाँ पे, कि जो डैमेज कंडीशन में, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, फिर बाकी का पढ़ता हूँ। गुड्स रिकवर्ड इन डैमेज कंडीशन कुड बी सोल्ड एट 40% ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सिर्फ लॉजिक लगाना और कुछ भी नहीं बेटा। तो दो तरह की सैल्वेज गुड्स है, एक ऐसा है जो अच्छा खासा है, जैसा है वैसा का वैसे ही है, तो वो पूरा का पूरा 40,000 माइनस कर देंगे। जो बैलेंस है लेकिन उसमें से जो बचा हुआ है वो डैमेज है। ठीक है, जो वो डैमेज है और उसको आज भी बेचूं तो 40% रिकवर हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी वो सैल्वेज जब मैं माइनस करूंगा बेटा, तो पूरी कॉस्ट पे करूं कि 40% पे करूंगा, 40%, क्योंकि 40% तो रिकवर हो जाएगा, बचा हुआ जो रिकवर नहीं होगा, जलने की वजह से नुकसान हुआ है वो, तो फिर वो किससे लेंगे अपन, इंश्योरेंस कंपनी से। समझ में आई चीज आपको। अब वो कहता है एक्सपेंसेस ऑफ फायर फाइटिंग और सैल्वेज ऑपरेशन अमाउंटेड टू ₹20,000। द इंश्योरेंस पॉलिसी हैड एवरेज क्लॉज कंप्यूट द क्लेम टू बी लॉज विद इंश्योरेंस कंपनी।
तो अपने को बनाना क्या है बेटा यहाँ पे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ बनाने का है बेटा यहाँ पे, वो भी किसका बनाना है, हाँ शॉप का बनाना है। 3 कॉलम मत बनाना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और आग लगी नहीं दूसरी जगह, ठीक है, सिर्फ आग कहाँ लगी है, शॉप में, बस उसका बनाना है बेटा, उसकी जानकारी दी, सारी इन्फो वहां पे डालते जाना है अपने को। जीपी रेशियो भी दिया है निकाल के उसने, ठीक है। चलो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये ब्रैकेट में लिख देना, फॉर शॉप रुपीज इन लैक्स, इसको ड्रॉ कर लो 5-6 लाइन का। शुरू करें, ड्रॉ की बेटा। ठीक है, चलो अब पहले तो आप लिखो मेरे को यहाँ पे किस किस चीज की इंफॉर्मेशन दी, मैंने हाईलाइट करके रखो, आप भी आपके नोट्स में कर ले, बुक मिलेंगी जो मैं हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइटर लेके आया करो, आप लोग भी हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है। अब मेरे को बताओ वो जो दिया है शुरुआत में 5 लाख को, क्या दिया बेटा जो हाईलाइट किया, पॉलिसी अमाउंट है, तो अभी काम की नहीं अपने। नीचे जो हाईलाइट हो गया इन्वेंट्री, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग कितना था शॉप में, 5 लाख। चलो लिखो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, $5 लाख, ओके, टू ओपनिंग स्टॉक 5 लाख बेटा, सॉरी 5 लाख, ठीक है। अच्छा रुपीज इन लैक्स बोलना लिखा ना, आई एम रियली सॉरी, 5 सिर्फ, ठीक है। तो वैसा लिखो या तो फिर रुपीज इन लैक्स ऊपर लिख देना, उनने क्वेश्चन में पूरी फिगर इन लैक्स दी है तो मैं ऐसे ही लिखता हूं पूरा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद सोच समझ के जवाब देना, इंफॉर्मेशन यहाँ बहुत सी दी है बेटा, क्या पूरी की पूरी काम की है कि हमारे, अच्छे सोच के बोला, हाँ वो तो नहीं है लेकिन कौन सी नहीं है वो अभी सोच के बताएंगे बेटा आप लोग, ठीक है। ये बताओ मेरे को, ये परचेज है, अच्छे से सोचना, 3 यूनिट थी बेटा, एक गोडाउन, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और तीसरा शॉप। तो शॉप में गुड्स कहां से आ रहा था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो परचेज शॉप ने किया क्या, किसने किया, नहीं मैन्युफैक्चरिंग दिया तो गोडाउन से भेज रहे थे रोज सुबह, तो ये हमने हमारे यूनिट का परचेज नहीं है। मतलब कहने का मतलब है जिस दिन आग लगी ये हमारे इस परचेज में नहीं आएगा, हमको कोई ट्रांसफर कर रहा था, तो देखो थर्ड पॉइंट में स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप, ये हमको मिला है। ये परचेज तो किसने किया बेटा, दूसरे यूनिट ने किया, समझ में आई चीज कह रहा हूं, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। अब बताओ सेकंड, रिटर्न टू सप्लायर, मतलब हमने जब खरीदे नहीं कहीं से तो वापस कैसे करेंगे, तो वो भी हमारे काम का नहीं। अब आप बोलेंगे सर खरीदे नहीं तो फिर आप कैसे कर रहे थे बिजनेस दुकान में, हमारा दूसरा यूनिट हमको ट्रांसफर कर रहा था, तो स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप, ये हमारे काम का है। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं था, ये जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया था, इसकी टोटल करो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा, 81, ठीक है। अब ये हमारे लिए एक तरह का परचेज है, मतलब ये वाला परचेज नहीं बोल रहा हूं, मतलब मेरे को कोई दूसरे यूनिट ने ट्रांसफर किया तो ये शॉप के लिए में गुड्स आया, तो ये कहां लिखोगे, डेबिट में, ठीक है। अब बताओ रिटर्न फ्रॉम शॉप, अब हमने गोडाउन से आया होगा लेकिन कोई डैमेज वैमेज निकला होगा तो हमने वापस भेज दिए होंगे गोडाउन को, कितना था वो, 3 है, तो आप इसको 3 है ना वो, नहीं सॉरी 1 है, सॉरी कैसा है, अच्छा टोटल हुआ 1113 और है, ठीक है, ओके बेटा। अब मेरे को बताओ ये 81 तो मैं लिखूंगा
डेबिट में मेरे पास गुड्स आया, वो 3 गया, तो वो रिटर्न है, इट्स लाइक ए परचेज रिटर्न। या आप क्रेडिट में लिखो या रिटर्न में से माइनस, सॉरी वो ट्रांसफर में से या परचेज में से वो माइनस करो, ठीक है। अब उसके बाद उसने ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, ओपनिंग स्टॉक पता, परचेज पता, सेल्स पता है नीचे, और उसका जीपी रेशियो भी दे दिया, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल आएगा। समझ में आई चीज आपको? अरे समझ में आया बेटा? ये क्या है फिर बेटा? ये सेल्स है, ये सेल्स पहले किया 34 50, इसकी टोटल करो, ये से हाँ नहीं करो 84 सेल्स है, ठीक है। मतलब ऐसा क्यों स्क्रीन को घूर रही है? मतलब ये सेल्स है, ठीक है, विद 84 सेल्स, ओके। चलिए अब जल्दी से आप बनाएंगे हमारा वही क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बस। हाँ बन गया, अच्छा अच्छा, वो बना चुका था, लिखा था, ठीक है बेटा। अब लिखो यहाँ पे टू ट्रांसफर, वो 81 आया था, इसको यहीं कर दो, इनर कॉलम में लिख देता हूं, रिटर्न यहीं बता देता हूं बेटा, रिटर्न क्रेडिट में भी बता सकते हैं अपन, लेस रिटर्न कितना 3, तो कितना आ जाएगा 78, सेल्स 34 और कितना था 50, 84, ये ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 34 मल्टीप्लाई बाय 10% कितना 3.4, उसके बाद 50 मल्टीप्लाई बाय 12% कितना 6, कितना 9.4, ठीक है बेटा। टोटल करो, निकाल लो यहाँ पे बाय, टोटल 92.4। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर 8.4, ओके। ओके डन बेटा। अब इसके नीचे वाला स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है बेटा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से भी लाए, कितना था 8.4। अब थोड़ा समझ के बात करना बेटा। अब उसने यहां पे सेल्वेज 2 तरीके के बेटा, एक सेल्वेज कौन सा है, इंटैक्ट, वैसा का वैसा ही, कुछ भी नहीं हुआ है ना, आग लगी वैसा का वैसे ही रखा हुआ था, वो कितना था 40,000, तो रुपीज इन लैक्स 0.4, ठीक है बेटा। तो अब ये वाले जो बचा, फिर बोलता है बैलेंस, बैलेंस मतलब ये जो बचा ये जला, वो भी जला, ऊपर वाला 0.4 था एकदम अच्छा, उसको कुछ भी नहीं हुआ बेटा। टोटल कितना स्टॉक था अपने शॉप में 8.4, उसमें से 40 का कैसा था 0.4 का एकदम अच्छा है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तो उसको अपन ने वो सैलवेज जो माइनस करी, बचा हुआ 8 ऐसा नहीं कि पूरा जल गया, आधा अधूरा जला। तो ये आधा अधूरा जला तो मार्केट में बेचू तो कितने परसेंट रिकवर हो रहे 40%, तो इंश्योरेंस कंपनी वो 40% देंगी क्या मेरे को, नहीं देंगी। तो अब नीचे देखो लेस स्टॉक recovered in damaged condition, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 40% कितना 3.2, तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ बेटा अपने को 4.8, फायर फाइटिंग भी दिया उसमें, ठीक है लिखता हूं मैं, फायर फाइटिंग भी दिया बेटा ये आपका लॉस ऑफ स्टॉक। अब फायर फाइटिंग एक्सपेंस अपन इंश्योरेंस कंपनी से क्या करते हैं, रिकवर करते हैं,
फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया क्वेश्चन में? 20,000 दिया शायद, कहीं पड़ा 20,000 0.2, तो ये अपन उनसे लेंगे बेटा। तो ये कितना हो गया आपका 5 टोटल लॉस। इसका लॉजिक समझिए, तो अपन फायर फाइटिंग एक्सपेंस क्यों ऐड करते हैं बेटा? क्योंकि अपन सैलवेज बढ़ता है ना उससे, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी का फायदा ही करा के दे रहे, तो अपन फायर फाइटिंग एक्सपेंस से लेते हैं। अब मुझे बता पॉलिसी अमाउंट कितने का है? इसका तो ना शॉप का बेटा 5 लाख। स्टॉक कितना था? 8.4। तो फिर 8.4 में से बेटा 5 उनके भरोसे, 3.4 हमारे भरोसे, तो एवरेज क्लॉज विल अप्लाई है। अब आप लिखो, मैं सेंटेंस बोलता हूं। इतना पहले ऊपर का लिख ली सबने? बोलू सेंटेंस बेटा? चलिए मैं बोल रहा हूँ, अब लिखते, इतना लिखे ना बेटा सबने? नहीं सर बोले, लेकिन तो भी लिख रहे ना, इसलिए तो मैं रुका हूँ। अरे तो चलो लिखो, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ब्रैकेट में लिखना ₹8.4, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ब्रैकेट में ₹8.4, मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा 5, therefore एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, therefore एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। तो कितना हो जाएगा हमारा क्लेम, बताओ मुझको? 2 नहीं, ये 5 डिवाइडेड बाय 8.4 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ रहा है बेटा? 2.98। ठीक है, रुपीज इन लैक्स है ना वो, और जिन्होंने नॉर्मल फिगर लिखे वो लिखो पूरा। 2,97,000। हाँ तो ठीक है ना, 2.98, ठीक है डन। हाँ और ना, समझ में आया बेटा? चलिए हो गया, आप तो खत्म होने पे आ रहा हमारा लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आपको याद है बेटा, हमने शुरुआत में बोले थे कि इस चैप्टर में 2 चीज पढ़ना है हमको, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ पॉलिसी। तो लॉस ऑफ स्टॉक में आज ही खत्म होने पा रहा, मेरे को लगा था कल भी हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ स्टॉक आज ही खत्म हो जाएगा बेटा हमारा। और मगर मैंने आपको बोला था कि लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपके, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये एग्जामिनेशन में नहीं, आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या करी थी कि लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट का भी क्लेम पूछ ली थी। कुछ भी नहीं है उसमें, बस सिंपल उसकी वैल्यू निकालना, उस दिन क्या थी WDV वैल्यू निकालना है बस। लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है वो, मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, वो आरटीपी में दे दिया इसने। तो हो सकता है कभी भी उनकी इच्छा हुई तो ऐसे पूछ लेंगे। ठीक है, इसीलिए कैसा होता है बेटा, आपकी भी जो बुक बनाया ना उसमें लेटेस्ट आरटीपी जो आईवी रहती है उसके क्वेश्चन है सॉरी एग्जाम के क्वेश्चन सारे उसमें रहते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16। आउट ऑफ सिलेबस कैसे? इंस्टीट्यूट है ना बेटा, बस वैसे ही, और कुछ नहीं। ठीक है, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं उनसे हम लोग। मेरे को याद है ना, आई बिकेम सीए इन 2011 एंड मई का पेपर दिया, मई अटेम्प्ट में मैं सीए बना था। अभी मेरे को 10 साल हो जाएंगे सीए बने। तो उसमें एक आध अटेम्प्ट, पहले कोई एग्जैक्ट अटेम्प्ट याद नहीं आ रहा, तो पहले अकाउंट्स का पेपर होता फाइनल में भी। तो अकाउंट्स का पेपर देंगे, बिलीव मी वो पेपर दे के ऐसा लग रहा था कि अकाउंट्स का ही पेपर है क्या, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आता, हर चीज़ बाहर की लग रही थी वहाँ पे। लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा आपको आपके साथ नहीं करेंगे, फाइनल लेवल पे करती हो तो ऐसा लग रहा था कि वही पेपर है क्या। मगर अकाउंट्स में कैसा होता है कि ऐसा पेपर एक आता ही है, आप इंटर लेवल पे भी याद रखना बेटा, 4 पेपर है। ऐसा नहीं होगा कि आप चारों पेपर में एग्जाम हॉल में अगर बाहर निकले अरे तोड़ दिया, एक्चुअली में झूठ बोला, अपन टूट गए वो, तो ऐसा नहीं रहता कि अपन ने तोड़ दिए। वो एक ना एक पेपर ऐसा देता है कि एग्जाम हॉल में अपन
घबरा जाते हैं। और एक पेपर पक्का आएगा मान के चला, जिस दिन आपने पेपर देखे और ऐसा लगा बोलना बस वो आज वाला दिन था, बस हो गया और कुछ भी नहीं, उस वक्त वहां पे ना हिम्मत नहीं हारना। उसमें फिर जो आपको आता है उसको पहले करे, फिर आप थोड़ा सा पेपर सॉल्व करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उस पेपर में जो इजी आपको लग रहा है ये आता है, 10 मार्क आ रहा है, 10 20 ऐसा जमा करते का चिल्लर नहीं जमा करते अपन थोड़ी थोड़ी, फिर आपने क्या थोड़ा थोड़ा जमा करके आपने 40-50 मार्क का करे तो कॉन्फिडेंस आता है। फिर जो ट्रिकी भी है बेटा फिर उस पर जाना आपने, तो फिर आप बढ़ते जाते। तो वैसे हम लोग का एफआर का पेपर आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से, तो एक पेपर ऐसे ही दिए थे और दूसरे दिन ना फिर वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होता था। और पहले ऐसा नहीं होता था कि एक एक दिन के गैप में मैंने जब पास किया तो हमारे वक्त इंटर में P2 बोलते थे हम लोग, 6 पेपर होते थे बस। पहले अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 नहीं होता, अकाउंट्स में हमारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मिला के 28-29 चैप्टर बनते थे, वैसे एक ही पेपर होता था। और कॉस्टिंग FM अलग नहीं होता था, एक ही होता था कॉस्टिंग और FM, इसीलिए 6 पेपर होते थे। तो हमारा मंडे को पेपर शुरू होता था, नवंबर का जो पहला मंडे आता जब पेपर शुरू होता था, सैटरडे को पेपर खत्म हो जाते थे। 6 दिन 6 पेपर, और फाइनल में भी ऐसे ही रहता था बेटा। तो अकाउंट्स का पेपर इतना डिफिकल्ट आ गया समझ नहीं आता, मगर हिम्मत करके सॉल्व करे। फिर दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर देने गए तो ऐसा लग रहा था इससे ईजी पेपर आज तक सेट नहीं करेंगे। जो चैप्टर का पहला क्वेश्चन रहता ना सबसे ईजी, ऐसा लगता हर चैप्टर का पहला क्वेश्चन इन्होंने उठा के दे दिए। तो इंस्टीट्यूट को पता रहता है कि पहले क्या करी उसने, FR के पेपर में 60-70% क्राउड को बाहर कर दी उसने, ठीक है। और जिन्होंने हिम्मत कर ली होंगे उसमें बेटा, बाउंड्री पे ला ली होंगे, उनको FR में उन्होंने बोनस, FR बोल रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने बोनस दिए कि तुम एग्जम्पशन लाके जो पुराना पाप है तुम्हारा उसको यहां रिकवर कर लो। समझ में आया चीज क्या हो? तो ऐसा पेपर होता ही है बेटा। और मगर आपको माइंडसेट बना के रहो, आई होप आप सब में एग्जम्पशन लाओ, लेकिन माइंडसेट ऐसा होना बेटा कि ग्रुप में आपको कम से कम 2 पेपर में एग्जम्पशन चाहिए, कम से कम 2 पेपर में। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ उसमें से अकाउंट्स एक है, यानी अभी मैं नाम नहीं बोल सकता, क्लास में एक स्टूडेंट का फोन आया कि उसका भी ग्रुप 1 नहीं, उसने ग्रुप 1 ही दी थी, उसको अकाउंट में एग्जम्पशन है और वो उसका क्लियर नहीं हुआ, कोई एक सब्जेक्ट में फेल है वो। तो ऐसे बहुत से बच्चे उनको अकाउंट में एग्जम्पशन आ जाता है और ये एग्रीगेट नहीं होते, किसी में एक हाथ में कम रहता है। तो अकाउंट में मैं कह रहा हूँ आपको अब आराम से, बल्कि पिछली बैच जिन्होंने अभी दिए वो तो बेचारे कोविड के वक्त वाले थे कि उन लोगों को 1-1.5 महीना ही पढ़ा पाए थे और फिर सब ऑनलाइन पढ़ाए थे, तो भी उन लोगों ने लाए। आप तो फेस टू फेस करोगे बेटा पूरा, आई होप फेस टू फेस पूरी हो, ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आराम से अकाउंट्स में एग्जम्पशन आता है। तो ये एक बेनिफिट ये रखो, एक सब्जेक्ट मैं इसकी जिम्मेदारी रहा, बाकी 3 सब्जेक्ट उसमें आपका एक टारगेट होना कि भाई एग्जम्पशन उसमें है, तो 2 में एग्जम्पशन आया तो आप आराम से निकल जाओगे। बस यही मंत्र है उसका, आराम से आप निकल जाओगे, ये चीज ख्याल रखना। तो अकाउंट्स में इजीली स्कोर होता है, और अकाउंट्स में आपको कभी ऐसा नहीं होगा मैं आज जैसा बोल रहा हूं ना आखिरी दिन तक वैसे ही बोलूंगा। और शुरुआत के 6 चैप्टर को डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आगे के कंपनीज अकाउंट से ये कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट होते। तो आपने शुरुआत का 1.5 महीना संभाल लिए तो आगे का 1.5 महीना तो ऐसे ही है, फिर समझ में आया जी। तो पहले मैं इजी चैप्टर नहीं ले रहा हूं, पहले तो थोड़े से डिफिकल्ट हम सारे वो पहले करेंगे और फिर तो कंपनीज अकाउंट ऑल आर वेरी इजी, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे, ए फायर एंगल द प्रीमाइसेस ऑफ ए business of Mrs. Preet on the morning of 1st July 2018. The building, equipment and stock were destroyed and the salvage recorded the following. अब कौन कौन सी चीज जली बेटा यहाँ पे, है ना, बिल्डिंग, फिर उसमें मशीन, इक्विपमेंट और स्टॉक। हम बोले यार स्टॉक तक ठीक था, बिल्डिंग हमसे क्यों करा रहे हो, ठीक है। अब उसने आगे कहता है कि उसकी सैल्वेज वैल्यू निकली, सैल्वेज वैल्यू भी उसने अलग अलग दिया है। बिल्डिंग की 4000, अब पता नहीं कौन सी बिल्डिंग थी वो, इक्विपमेंट 2500 और स्टॉक 20000, ठीक है। द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड सेव फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st जनवरी टू 30th जून। 1 जुलाई को लगी बेटा, साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, वो 6 महीने की जानकारी उसने हमको दिया है। अब सेल्स दिया है 6 महीने का, सेल्स रिटर्न दिया है, परचेज दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस दिया है डायरेक्ट एक्सपेंस, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2017, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। अब जो ये बाद वाला पोर्शन है ना बेटा, इसको मैं अभी बात ही नहीं करता। ये कौन से पोर्शन है ये वाला, बिल्डिंग के बारे में बोला, इक्विपमेंट के बारे में बोला और क्या बोला, उनके डेप्रिसिएशन। तो एक अलग पार्ट अपन उसको मानते, अपने को करना तीनों है, स्टॉक, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। लेकिन अभी तक स्टॉक का ही आपका पार्ट है वो करता हूं, फिर मैं बिल्डिंग और इक्विपमेंट पे आता हूं बेटा। उसके बाद नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड सिंस December 31st 2017। द लेटेस्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5% पर एनम ऑन बिल्डिंग एंड 15% पर एनम ऑन
equipment by straight line method. Normally business takes a profit of 25% on net sale. Net sale मतलब sales return के बाद. Obviously you are required to prepare the statement of claim for submission to the insurance company. अब उसने ये नहीं बोला बेटा कि क्लेम सिर्फ स्टॉक का, मतलब आपसे क्या जानना चाह रहा है, तीनों का क्लेम. तो मैं अभी ना बिल्डिंग और उसमें कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ अपने को डेप्रिसिएशन माइनस करना है कॉस्ट में से. अब उतनी जानकारी दी, जो वैल्यू दी अपन बोलेंगे कि ये वैल्यू हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे. उसको अपन बाद में करते बेटा, पहले अपन अपना जो नॉर्मल स्टॉक का होता है, तो नॉर्मल स्टॉक के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे जीपी रेशियो दिया हुआ है, सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. चलो जल्दी से ड्रॉ करो बेटा. छह सात लाइन का ड्रॉ करेंगे इसका. ओके, सेल्स दिया आपको 11,50,000 का, तो लिखेंगे आप इनर कॉलम में, इसमें सेल्स रिटर्न भी दिया है क्योंकि फिर सेल्स 11,50,000. उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है आपका 40,000. 40,000 इट विल कम 11,10,000. उसके बाद है बेटा परचेज 9,50,000. उसको परचेज रिटर्न भी इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे इसको हम. परचेज 9,50,000. परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना है आपका 12,500. तो कितना आएगा आपका है 9,37,500. उसके बाद बेटा कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हाउ मच 7,500. वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 वेजेस कितना है बेटा 7, नहीं वेजेस कितना है, अच्छा मैंने ऊपर 17,500, ठीक है ये 7,500. उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 1,50,000. ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला उसने जीपी रेशियो क्वेश्चन में 25%. 11,10,000 का 25% कितना आ रहा है, नहीं 11 लाख है वो, 2,77,500. ओके बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर 2,80,000. ओके स्टॉक टोटल बोलो बेटा 13,19,000. 90 हाँ. मैं नवंबर 20 के बेटा पेपर देख रहा था, तो पहले से वीडियो लगा हुआ था, ठीक है. तो मैं इसके बाद ना पेपर देख लेंगे अपन नवंबर 20 में जो है वो कैसा था, ठीक है. अब मेरे को बताओ इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा रुको एक मिनट, इसका सैलवेज कितना दिया है बेटा आप लोग का, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ 2,80,000, सैलवेज कितना दिया बताओ 20,000. तो यहीं पे निकालो, एक मिनट रुको,
ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 2,80,000, ये कितना आएगा 2 लाख। और कुछ दिया है पॉलिसी अमाउंट या कुछ दिया है क्या? नहीं। तो क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे, ये आपका क्लेम। इसने पूछा क्या, उसने ये पूछा है ना आप लोगों को, प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। पॉलिसी अमाउंट दिया है इसका? कोई पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया है। लेकिन अपने को और कौन सी दो चीज का क्लेम बनाना है बेटा? बिल्डिंग। चलो निकालो आप लोग, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ क्लेम पहले इस तरीके से लिखना है, पहले लिख लो यहां पे, क्योंकि 3 आएंगे। आइटम ए कॉस्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों आ रहा है? बिल्डिंग। सैल्वेज क्लेम, क्लेम आएगा आपका बी माइनस सी माइनस डी। ड्रॉ कर दो बेटा। बेटा जो पेपर वहां पे दिया हुआ है आपकी इंग्लिश बुक है 10th पेपर, कौन से 10th का पेपर है? ठीक है, ड्रॉ करेगा, निकाल दो यार। हाँ बेटा। एक बेटा, वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है नवंबर 19 बेटा, एक्चुअली नवंबर 20 है वो। ठीक है सर, इंग्लिश बुक है, करेक्ट कर लेना, नवंबर 20 का है वो। अब भी जो हुआ है ना वो अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। ओके चलिए, अब मेरे को बताओ स्टॉक कितना आया बेटा अपना ऑन द डेट ऑफ फायर? कितना था? 2,80,000। उसके बाद बेटा आपका ये कितना है, यहां पे आपका स्टॉक आया। उसके बाद उसमें सैलवेज कितना दिया उसने? 20,000 रुपए। तो क्लेम कितना आएगा? 2,60,000। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग कितनी दी आपको? देखो ओरिजिनल कॉस्ट बिल्डिंग कितनी दी है? 3,75,000। 3,75,000। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। बिल्डिंग की एक कॉस्ट कब दी हुई बताओ मेरे को, कब दी हुई? वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2017। अब लेकिन बेटा बिल्डिंग वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन टिल 31 दिसंबर, मतलब ये ओरिजिनल कॉस्ट है। इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है बेटा? 1,25,000। लेकिन कब तक? 31 दिसंबर 2017। मगर आंख कब लगी? 30 जून, मतलब ये साल के 6 महीने और हुए। हाँ, तो 6 महीने का क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। लिखो बेटा यहां पे बिल्डिंग वो आपका 3,75,000। तो ये 1,25,000 डेप्रिसिएशन अभी तक के का था बेटा, और ये 6 महीने का और, तो 6 महीने का कितना? उसने देखो एसएलएम पे बोला, ओरिजिनल कॉस्ट पे बोला बेटा। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट बोला? 5%। कितने महीने का? 6 महीने का। कितना आ रहा है बेटा? 9375। समझ में आपको 9375 क्या है? वो बताओ मेरे को बेटा। 1,25,000 कौन सा डेप्रिसिएशन? अभी तक नहीं, 31 दिसंबर तक। वो क्या है बेटा? 9375 6 महीने का डेप्रिसिएशन। इतना समझ में आया आपको? ओके, सबको समझ में आई चीज? अच्छा, उसने एसएलएम बोला, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू होती
तो क्या, वही मैं पूछने वाला था, रिटर्न डाउन वैल्यू होती तो क्या करते, पहले माइनस करते, WDV पे लाते और फिर उस पे लगाते, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया रहता तो कोई लॉ है ऐसा, कुछ नहीं दिया रहता तो बेटा फिर आप एक अजम्पशन लेते और नोट लिखते, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इट इज अज्यूम दैट SLM मेथड इज, जो भी फिर आपको करना रहता था। वो बेटा क्या है, 3,75,000 क्या है आपका ओरिजिनल का, ये क्या है आपका 125, उसका अभी तक के का डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उसमें से क्या करेंगे वो माइनस, तो WDV आती ना, उस पे लगाते फिर, ठीक है। चलिए बताओ मेरे को, सैलवेज तो इसमें कुछ है नहीं बेटा, है सैलवेज दिया है 4,000, अच्छा सैलवेज वैल्यू दी हुई है उसकी, ठीक है। अभी कितना आ रहा है, अभी तक के, अच्छा मैंने ऐसा क्यों बोला बेटा, बिल्डिंग के लेके स्टार्टिंग नहीं, 31 दिसंबर 2017 तक है बेटा, ऐसा क्यों है 31 दिसंबर 2017 तक 1,25,000, ऐसा क्यों माना, दैट इज नथिंग बट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्यों माना मैंने उसको, क्योंकि वहां पे क्या बोला उसने, डेप्रिसिएशन प्रोविजन टिल, मतलब अभी तक के का डेप्रिसिएशन है। बताओ मेरे को कितना आ रहा है, 2,36,625। उसके बाद बताओ इक्विपमेंट 75,000, बेटा उस पे डेप्रिसिएशन 22,500 लग चुका है 31 दिसंबर तक, 6 महीने का बताओ कितना आ रहा है बोलो, 75,000 मल्टीप्लाई बाय, इस पे 15% बोला है, कितने महीने का, 6 महीने का, कितना हो रहा है 5,625, कितना होगा बेटा यहाँ पे, सैलवेज दिया इसका 2,500, तो कितना हो रहा है ये 375, टोटल कितना 5,41,000, इतना अपन उनसे क्या कर लेंगे, क्लेम करेंगे। ओके डन। ओके चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। एक और चीज बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन लेटेस्ट अभी एग्जामिनेशन, तो आप लोग देखना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा और आप लोग देखना फिर आप लोग को जमता है कि नहीं, ठीक है। ऐसा सोचना आप नवंबर 20 के एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ए कंपनी लॉज ए क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹5 लाख इन September 2006. The claim was settled in February 2007 for ₹3,50,000. How will you record the shortfall in claim settled in the books of company? कितना 11th स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री पूछ रहा है आपसे वो, सुनो पहले क्वेश्चन समझ लो। 5 लाख रुपए का क्लेम करे 2006 में, हाँ ठीक है, 2007 फरवरी मंथ में उसका सेटलमेंट हुआ। जरूरी नहीं है जो क्लेम करे उतना ही हमको मिलेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूं, मेरे हॉस्टल में था जब मैं, मेरा एक फ्रेंड था, उसने बहुत बुरी हरकत किया था। उसके बाद पल्सर थी, जब पल्सर बहुत ही बड़ी बात होती थी जब मैं स्टूडेंट था, जब नई नई आई थी। उसने दिमाग लगाया अपना, पल्सर का टैंक अजीब सा, अभी नहीं पता कैसा होता, पहले अजीब सा होता था, ऐसा गोल बड़ा सा टैंक होता था। उसने हथौड़ा लाया, उसमें स्क्रैच आई थी, खूब फोड़ा, इधर से फोड़ा उधर से फोड़ा। मैंने क्यों कर रहा है ऐसा? बोले क्लेम करूंगा इसको। उसने क्लेम करा, वो इंश्योरेंस वाला बोला गाड़ी ऐसे कैसे गिरी, ऐसे गिरी फिर उठी फिर ऐसे गिरी, ऐसी तो नहीं उठेगी ना। तो उसने क्लेम नहीं दिया। तो जरूरी नहीं है ना कि आपने क्लेम 5 लाख करे, उनने क्लेम दिए कि आपको 5 लाख नहीं, उनने कितने दिए 3,50,000 का, तो 3.5 लाख का क्लेम दी बेटा, तो 1.5 लाख रुपए का फिर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसकी एंट्री पूछ रहा है वो, ठीक है। तो चलो अपन पहली एंट्री लिखो। फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ लॉजिंग क्लेम, ठीक है, क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट है ना, एसेट है बेटा, क्लेम रिसीवेबल है ना 5 लाख। ये आपने 11th 12th में भी कभी की हुई ऐसी एंट्रीज टू क्लेम अकाउंट। और ये जो क्लेम है आपकी क्या है बेटा, इनकम, इट विल गो टू
कहाँ जाएगा? P&L, P&L में लिख दो ऐसा, P&L में ये 5 लाख। अब बताओ मेरे को, ये पहला पार्ट हुआ। अब अपन ने उसको एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, और उसने पल्सर में मारा और कितना क्लेम करा? 5 लाख रुपए कर दिया। तो अब मगर जब सेटलमेंट की बारी आई तो कितने दी कंपनी ने? नहीं, इधर दी ना, उसको भी दिया, ठीक है, 3.5 लाख लिखो। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट बैंक कैश अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू क्लेम रिसीवेबल। बेटा क्लेम रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हुआ क्या अभी? नहीं। कितना बचा उसमें बच्चों? 3,50,000। अब मेरे को बताओ बचा कितना? 1,50,000, 3 लाख मिला, बचा कितना? 1,50,000। वो क्या हुआ? लॉस हो गया। वो कहां जाएगा? P&L में। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू क्लेम रिसीवेबल अकाउंट 1,50,000। कंबाइन कैसे बेटा? बोलो वो कंबाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप डेट पे ध्यान दोगे ना, ये सितंबर मंथ में, ये सितंबर मंथ में एंट्री, हाँ उस पे आ रहा हो बेटा, ये सितंबर मंथ में हुआ, ये फरवरी में हुआ। आप P&L में जनरली साल के एंड में ले जाते हो, इसलिए वैसा ही बना सकते ना आप बेटा। तो यहां पर आपका फिर यहाँ P&L में ना जाता, वो लॉस में जाता, फिर वो लॉस का बैलेंस P&L में, तो वो एक ही बात हो जाती। ठीक है, चलिए, एनी डाउट हियर? तो आप फाइनली आपका लॉस ऑफ स्टॉक खत्म हो। अभी 2 मिनट रुकना। चलो बताओ, कलर तो मेरे पे अच्छा दिख नहीं रहा आप लोग को? बहुत वो दिख रहा है। 1 मिनट रुको, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा आप लोग को? कुछ तो दिख रहा है ना? कहाँ गया? 1 मिनट। चलो, कुछ दिख रहा है बेटा? कुछ भी नहीं दिख रहा? थोड़ा ये लाइट ऑफ, चलो ठीक है, थोड़ा देखो। A fire occurred in the premises of Mr. B&K Company on 30 September 2019. The firm had taken an insurance policy for ₹1,20,000, which was subject to average clause. The following particulars were ascertained from the available record for the period from 1st April 2018 to 30 September 2019. अब मेरे को बताओ आंख कब लगी बेटा? 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर को आग लगी। अब ये 2019, ये कब की इंफॉर्मेशन है? 18 की है। तो क्या रहेगा? ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या रहेगा? परचेज, ये क्या रहेगा? वेजेस, कौन से साल का? पिछले साल। ये क्या रहेगा? सेल्स, ठीक है। अब परचेज फ्रॉम 14 to 9, इस साल का परचेज ये है, लेकिन मशीनरी उसमें कितनी? 50 है। अब बताओ वेजेस इस साल का 85, उसमें वेजेस ही कितना बेटा? 7,000। सेल्स कितना इस साल का बेटा? नहीं, हाँ इस साल का सेल्स कितना? 6,02,000। अब सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर बताया था आपको, तो ये क्या है? हाँ ड्रॉइंग्स तो है, किस पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट पे। ये कौन सी वैल्यू दी है? सेल वाले। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी ऑन 18 सितंबर, ठीक है। तो ये कहां आएगा? स्टॉक को कम करेगा, ठीक है, हो गया। अब वाइल वैल्यूइंग दी stock at 31st March 2019 rupees 8,000 were written off in respect of a slow moving item, cost of which was rupees 12,000। तो बेटा 12,000 था, आपने राइट ऑफ कितना किए थे? 8,000। तो आप क्या करोगे इसको? नहीं, पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक में ऐड बैक टू फाइंड आउट ओरिजिनल कॉस्ट। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, मतलब पूरा नहीं, उसका पोर्शन आपने बेचे 4,000 के नुकसान पे, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 9। तो 9 में से 4 के नुकसान पे बेचे, तो कितने बेचे? 5 में। टोटल कितने का था? 12। उसमें से कितना बेचे? 9।
तो स्टॉक में कितना, बस खत्म, ये उसमें सैल्वेज दी हुई है। तो एग्जाम में आता कर लेते, आराम से कर लेते, ठीक है। तो कितने मार्क्स का पूछा था बेटा अभी, 10 मार्क का, ठीक है। मैं आपको और बताता हूं उसके बाद। अभी ये क्या अच्छा साइकिल 2, ये तो मैंने पेपर मैंने खुद ने भी नहीं देखा ये वाला। साइकिल 2 ऐसे 1 जनवरी में हुआ ना अभी, अच्छा उसका है, ठीक है। बहुत, 1 मिनट, ये इनकम उसका है, हाँ चलो, ये दिख रहा है ना, फायर वायर दिख रहा है कुछ, है ना। अब ये फायर ऑक्यूर्ड इन द प्रीमाइस ऑफ मिस्टर एमजे एंड कंपनी 31 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पीरियड 1 अप्रैल 19 31 December 19 बेटा। You are required to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock. The company has taken an insurance policy for rupees 1 lakh, which is subject to average clause. Value of goods salvage was estimated rupees 31,000. अब देखो यहाँ पे आप एग्जाम हॉल में वो समझो, अभी कितने मार्क्स का आया था ये, 10 मार्क। ओपनिंग कितना था बेटा, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2019 है, आंख कब लगी, 31 दिसंबर 2019 ही था ना, था मतलब इसी साल का है बेटा। तो जीपी रेशो शायद दिया होगा अपने को, अच्छा ऊपर ही दिया है, ठीक है बेटा। ओपनिंग स्टॉक ये क्या है, परचेज गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज एट से, इसको कॉस्ट पे ला लेंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी एट कॉस्ट, इसको चैरिटी या फ्री सैंपल जो आप बांटते हो, ओके। परचेज था आपका ₹5,000 of tools purchased. These tools should have been purchased. Includes ₹5,000 of tools purchased. These tools should have been capital. तो इसको कैपिटलाइज करते, परचेज की वैल्यू कहां पे दी हुई, अच्छा ये बचे यहाँ पे दिया, ठीक है बेटा। तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। वेजेस कितना था, 90,000, 6,000 माइनस। सेल्स कितना था, 6,10,000। कॉस्टिंग ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी 25,000 का, ठीक है। उसके बाद बेटा सेल्स रिटर्न, बस। एग्जाम कब भी है, अब भी हुआ, थोड़े दिन हुए, 15-20 दिन हुए उसको। समझ में आया आप, क्यों हंस रहे हो, डिफिकल्ट है इजी है, इजी है। तो बेटा आप जितने भी क्वेश्चन कहीं का भी उठा के लिखोगे वो घूम फिर के कहां पे आएगा, इसी में से रहेगा वो। थोड़ा बहुत आगे 19-20 फिगर ये सब होंगी आगे पीछे, समझ में आए चीज बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोग इसमें, दैट इज ऑफ क्वेश्चन कब का, नवंबर 20 का। तो आप लोग ट्राई करोगे हो पक्का। तो कल प्रैक्टिस ड्रिल के हमारे लॉस ऑफ स्टॉक के पूरे हो गए बेटा, ठीक है। उसके अलावा क्या करोगे आप लोग, लॉस ऑफ स्टॉक के हमारे पूरे हो गए। कल क्या करोगे बच्चों आप लोग, कि वो कल मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट शुरू करूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ स्टॉक पूरा करके आना। आई थिंक 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन करके आना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आप बोलो तो मैं कराता हूं, करके आओगे आप लोग, करके आना, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको क्लास में कितना सबका है, ठीक है। कल सब कर लेना, एब्सेंट मत रहना। अगर कल एब्सेंट रहे तो फिर सीधा अपन सिंगल एंट्री जो दूसरा चैप्टर है जब मिलेंगे अपन 4 दिन बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट ही एकदम पूरा बेटा अलग है। आपके बुक में ना एक पेज मैंने जो मेरे नोट्स दिए उसमें एक पेज ब्लैंक है, उसमें आपको बताया गया कि एडजस्टमेंट सारे लिखा के दूंगा इसके जो रहेंगे। तो कल पहले लिखाऊंगा 10-15 मिनट एंड देन विल स्टार्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट। एनी डाउट, आज कोई डाउट है?